वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है तीर्पुगुल विरुक्कपादम और उसी तरह एक रिवेंज ड्रामा है। कैसे एक बाप अपनी बेटी पर हुए अत्याचार के बदले उसका बदला लेता है, ये इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही रुद्रवेल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने घर में बैठकर पूजा पाठ करते रहता है। तभी इसका बेटा योगा इसको कॉल करता है। रुद्रवेल फोन पिक करके अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे बोलता है, लेकिन उस तरफ एक्चुअली उसका बेटा नहीं होता, कोई और होता है। वो स्ट्रेंजर रुद्रवेल से कहने लगता है, रुद्रवेल अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 4 करोड़ अरेंज करके बस स्टैंड के पास आओ और तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट का वक्त है। लेट्स बिगिन द गेम। रुद्रवेल उस स्ट्रेंजर की बातों पर यकीन नहीं करता। वो फौरन अपने बेटे के फ्रेंड्स को कॉल करता है, भरत और अर्जुन। उन दोनों का कहना ये होता है कि योगा इनके पास नहीं है, वो तो कल रात ही चला गया। तब जाके रुद्रवेल को पक्का यकीन होता है कि सच में इसका बेटा किडनैप हो चुका है। सो रुद्रवेल फौरन अपने भांजे राजेंद्रन को कॉल करता है और जो कुछ हुआ वो सारी बात बताता है। उसके बाद रुद्रवेल 4 करोड़ रुपए पैसे अरेंज करके राजेंद्रन और कुछ आदमियों के साथ मिलकर बस स्टैंड जाने लगता है। जब ये लोग बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं तभी वो किडनैपर रुद्रवेल को कॉल करके ये बताता है कि रुद्रवेल तुम 10 मिनट लेट हो, तुम गेम के रूल्स भूल रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो बस स्टैंड में तुम्हारा बेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जाके ढूंढ लो। सो रुद्रवेल और राजेंद्रन ये दोनों बस स्टैंड के पास जाकर यहाँ वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। उसी बस स्टैंड में एक अंधा आदमी होता है। वो अंधा आदमी ये कहने लगता है कि भाई यहाँ पर कोई रुद्रवेल है, प्लीज अगर है तो मेरे पास आके ये कवर ले लो। जब रुद्रवेल उस कवर को ओपन करता है तो उसमें इसके बेटे की शर्ट होती है। किडनैपर दोबारा रुद्रवेल से कहने लगता है कि रुद्रवेल इस बार तो तुम सही टाइम पे कब्रिस्तान आओ, पैसे दे दो, अपने बेटे को ले जाओ। रुद्रवेल गुस्से में आकर उस किडनैपर से कहने लगता है, तुमको मेरे बारे में पता नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ। किडनैपर कहने लगता है, अरे रुद्रवेल घबराओ मत, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं करूँगा। खैर रास्ते के दौरान राजेंद्रन डीसीपी को कॉल करके उस किडनैपर का नंबर देके उसे ट्रैक करने के लिए कहता है, क्योंकि इन दोनों की डीसीपी से बहुत अच्छी जान पहचान होती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसका बेटा मौजूद नहीं होता। किडनैपर ने वहाँ पर सिर्फ योगा का फोन रखा होता है। इसी दरमियान में पुलिस वाले उस किडनैपर का नंबर ट्रेस कर लेते हैं। उस फोन का लोकेशन रुद्रवेल और राजेंद्रन को बताते हैं। जब तक ये दोनों उस लोकेशन पे पहुँचते तब तक वो किडनैपर वहाँ से निकल चुका होता है, लेकिन किडनैपर को पता चल जाता है कि ये दोनों इसको ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद उस किडनैपर का चेहरा दिखाया जाता है जो उसी होटल में बैठकर टिफिन करते रहता है। तभी वहाँ पर उस होटल की मैनेजमेंट आकर इस बंदे को इसके नाम से बुलाती है। इसका नाम होता है डॉक्टर नालन। ये दोनों नालन से कहने लगते हैं कि डॉक्टर आपके बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, अच्छे लोगों को ही क्यों ऐसा होता है। नालन मुस्कुराते हुए इन दोनों को जवाब देने लगता है, इसीलिए मैं बुरा बन गया। ऐसा कहते हुए उस होटल से बाहर चला जाता है। होटल से बाहर आने के बाद नालन एक ऑटो में बैठकर ईसीआर टोल गेट के पास जाने लगता है। इसी दरमियान में नालन अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर नालन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करता था। नालन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है भारती। नालन की वाइफ मरने की वजह से नालन ने दोबारा शादी नहीं की। अपनी बेटी को माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी और इसी तरह नालन अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई करवाते रहता है। एक दिन भारती अपने पापा से कहने लगती है कि हर एक बेटी के लिए उसका फादर ही हीरो है। ऐसा कहते हुए भारती अपने फादर को एक चश्मा गिफ्ट करती है। खैर उसी दिन नालन के हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची का केस आता है। इस छोटी बच्ची पर कुछ लोगों ने अत्याचार किया होता है। इसे देखकर बेचारा नालन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। यही सोचने लगता है कि आजकल छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। नालन को अपसेट हुआ इसकी कोलीग अरुणा देखती है। अरुणा नालन से कहने लगती है, हमारे देश के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हर एक 15 मिनट में एक चाइल्ड अब्यूज होता है। लास्ट ईयर हमारे कंट्री में तकरीबन 8000 चाइल्ड अब्यूज केसेस सामने आए। ऑफ कोर्स हम उनको रोक नहीं सकते, हम डॉक्टर्स हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम सही से रिपोर्ट्स बना के दें। हम हमारा काम सही से करें, वही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। ये फिजूल की बातें सोचना बंद करो नालन। खैर भारती के कॉलेज में ही किशोर नाम का एक बंदा पढ़ते रहता है। किशोर भारती से प्यार करते रहता है। एक दिन किशोर अपने माँ बाप को लेकर भारती के घर आता है रिश्ता मांगने के लिए। भारती भी कहीं न कहीं किशोर से प्यार करती रहती है। नालन अपनी बेटी की राय पूछता है। कुछ दिनों बाद भारती और किशोर की शादी हो जाती है। इन दोनों की लाइफ अच्छी खासी गुजर रही होती है। एक दिन भारती अपने फ्रेंड के घर जाती है।
बहुत देर तक भारती अपने घर वापस नहीं आती। सो नालन और किशोर का फादर ये दोनों भारती को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी रास्ते के दौरान नालन के हॉस्पिटल वाले नालन को कॉल करके ये बताने लगते हैं कि सर एक इमरजेंसी केस आया है, प्लीज आप फौरन आइए। नालन कहने लगता है सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी हूँ। हॉस्पिटल वाली कहने लगती है सर अरुणा मैडम भी नहीं है, खैर जाने दीजिए, मैं इस केस को प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रांसफर करूंगी। नालन कहने लगता है ओके ठीक है रुको मैं आता हूँ। इस तरह से किशोर का फादर नालन को उसके हॉस्पिटल छोड़ता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है। नालन उस पुलिस वाले से पूछने लगता है पेशेंट की तरफ से कोई रिलेटिव्स आए हैं। पुलिस वाला कहने लगता है नहीं सर अभी तक तो उसका कोई पता नहीं चला, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर जाकर अपना काम कीजिए, मैं आता हूँ। इसी दरमियान में पुलिस वालों को पेशेंट के एक रिलेटिव के फोन नंबर के बारे में पता चलता है। वो पुलिस वाला उस नंबर को कॉल करता है तो वो नंबर और किसी का नहीं किशोर के फादर का होता है। ये देखने के बाद किशोर के माँ बाप घबराते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि भारती बेहोश पड़ी है और उसी तरह बेचारा नालन भी टूट के बिखर जाता है। उसके मुंह से कुछ भी बात नहीं आती अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। किशोर का फादर पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है कि सर एक्चुअली हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। भारती अपने फ्रेंड से मिलकर किशोर को कॉल करके किशोर का वेट करती रहती है किसी रोड पर। किशोर भी कहने लगता है हाँ थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आया, तुम वहीं पर रुको। उसी रास्ते से योगा, अर्जुन, भरत ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर गुजरने लगते हैं। वो तीनों भारती को देखते हैं। शराब की हालत में योगा भारती से छेड़खानी करने लगता है, उसे अपने कार में ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किशोर आता है। किशोर इन तीनों से लड़ने झगड़ने लगता है, ऑलमोस्ट इन तीनों को मार ही गिरा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तीनों बियर की बोतल्स लेकर इन दोनों पर हमला करते हैं। योगा भारती को खींचते हुए अपने कार में ले जाकर उसके साथ कांड करता है। उसके बाद जब योगा के फ्रेंड्स भारती के पास जाने लगते हैं तभी वहाँ पर पुलिस की कार आती है। पुलिस की कार देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। खैर पुलिस वाला किशोर के फादर से ये भी कहने लगता है कि उसी प्लेस पर हमने एक लड़के को भी देखा, उस लड़के का नाम है किशोर। किशोर तो फिलहाल सही सलामत है, हमने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि भारती पर रेप अटेम्प्ट हुआ है, इसीलिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए। जस्ट अभी हमको ये बात पता चली कि भारती डॉक्टर नालन की बेटी है। प्लीज हमको बुरा मत मानिए, लेकिन भारती को टेस्ट करके प्लीज रिपोर्ट दीजिए ताकि हम केस को आगे बढ़ाए। किशोर का फादर गुस्से में आकर उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है अरे सर एक बाप अपने बेटी का रेप एग्जामिनेशन कैसे कर सकता है। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर अरुणा आती है। जो कुछ हुआ अरुणा को पता चलता है। अरुणा भारती को टेस्ट करके ये बात कंफर्म करती है कि भारती के साथ RAP हुआ है। ये बात सुनने के बाद बेचारा नालन टूट के बिखर जाता है, लेकिन फिर भी सारे रिश्तेदार इसके सपोर्ट में होते हैं। इस तरह से डॉक्टर नालन अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए ECR टूल गेट के पास जाता है, रुद्रवेल का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर बाद रुद्रवेल और राजेंद्रन ये दोनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी नालन रुद्रवेल को कॉल करके ये बताने लगता है तुमने जो 4 करोड़ लाए हो उस बैग को तुम्हारे बगल वाले डस्टबिन में फेंक दो। उसके बाद आप लोग यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पर एक दरगाह होगी, वहाँ पर तुम्हारा बेटा बेहोशी की हालत में होगा, फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो रुद्रवेल उसी तरह से बैग को डस्टबिन में रखकर अपने बेटे के पास जाता है। रुद्रवेल और राजेंद्रन ये दोनों योगा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। योगा को ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ डॉक्टर्स रुद्रवेल को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो डॉक्टर्स रुद्रवेल से कहने लगते हैं कि सर किसी ने योगा का नुन्नू काट दिया है, पता नहीं किसने ये काम किया, बहुत ही क्लेवरली किया है, अगर जरा भी चूक होती तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। 4 घंटे के अंदर आप उस नुन्नू को फाइंड आउट करके लाइए, हम ऑपरेशन करके उस ऑर्गन को सही सलामत रख सकते हैं, तभी वो ऑर्गन वर्क कर सकता है। अगर आप उस ऑर्गन को लाने में लेट हो गए तो आपके बेटे को आर्टिफिशियल से काम चलाना पड़ेगा और वो सिर्फ सुसु करने के लिए होगा। जिस किसी ने भी उस ऑर्गन को निकाला वो बंदा उस ऑर्गन को अच्छे से सेव करके रखा होगा। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद रुद्रवेल और राजेंद्रन के तो होश ही उड़ जाते हैं। कैबिन से बाहर आने के बाद ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि हमने किसको नुकसान पहुंचाया। तभी ये दोनों एक ही साथ डॉक्टर नालन को याद करते हैं, क्योंकि वो भी एक सर्जन है। तभी डॉक्टर नालन रुद्रवेल को कॉल करता है। रुद्रवेल मायूस होकर गिड़गिड़ाते हुए नालन से पूछने लगता है क्यों तुमने मेरे बेटे की ये हालत की। नालन कहने लगता है ओके रुद्रवेल, तुम्हारे 4 करोड़ मैं तुमको वापस कर दूंगा, क्या तुम तुम्हारे बेटे के ऑर्गन को ऑनलाइन में खरीद सकते हो। रुद्रवेल पैसों से हर एक चीज को खरीद नहीं सकते, ठीक है मैं तुम्हारे बेटे का ऑर्गन वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे 2 शर्तें हैं।
अगर तुमने मेरे वो 2 काम कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटे के ऑर्गन को वापस कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारे बेटे का ऑर्गन सेफ है मेरे पास, उसकी फिक्र मत करो तुम। लेकिन फिलहाल बिना लेट किए इंडियन पेट्रोल बंक के पास आओ। उसके बाद नालन एक ऑटो पकड़कर वहीं पर जाने लगता है। दोबारा नालन अपने फ्लैशबैक को याद करता है। भारती के साथ आरोपी होने के बाद नालन योगा और उसके फ्रेंड्स पर केस ठोक देता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे सबूत उन तीनों के खिलाफ होते हैं, लेकिन रुद्रवेल अपने पैसों का, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए डीसीपी की मदद से इस केस के सबूतों को ऊपर नीचे करवा देता है और उसी तरह जो पुरानी जज होती है उसको ट्रांसफर करवा देता है। उसके प्लेस पर दूसरी जज को लाता है जो रुद्रवेल की जान पहचान की होती है। सुनवाई के दौरान वो नई जज नालन के लॉयर से ये कहने लगती है कि आपने जो सीमन के सैंपल्स को सबमिट किया वो तो भारती के हस्बैंड के ही है। अब हम भारती के हस्बैंड किशोर को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, भारती का आरएपी हुआ है, ये बात सच है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन योगा और उसके फ्रेंड्स ने नहीं किया। सो इस तरह से दोबारा वो जज पुलिस को ये ऑर्डर देती है कि भारती का किसने आरएपी किया ये फाइंड करने के लिए कहती है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद बेचारा नालन टूट के बिखर जाता है कि इसको और उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला। तभी वहाँ पर रुद्रवेल और राजेंद्रन आते हैं। नालन से कहने लगता है, देखो नालन, मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ, ये सारी बातें तुम्हारे बस की नहीं है। मेरे बेटे को रिहा करवाने के लिए मैंने 3 करोड़ खर्च किया। इसी बातों ही बातों में राजेंद्रन भी नालन से कहने लगता है, देखो डॉक्टर, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से दूर चले जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, वरना आधार कार्ड में भी तुम लोगों का नाम नहीं होगा। तभी से नालन ये डिसाइड कर लेता है कि ये दूसरे रास्ते को अपनाएगा। जब इंसाफ ही बिक गया तो इसे इंसाफ कैसे मिल सकता है। सो नालन ठान लिया कि उन सारे लोगों को एक सबक सिखाएगा। सो जब से लेते हुए नालन रुद्रवेल के बेटे योगा को फॉलो करने लगा और जिस दिन योगा का बर्थडे था उस दिन नालन और किशोर ये दोनों योगा को किडनैप कर लिया। उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसके वो वाले ऑर्गन को निकाल लिया। उसके बाद नालन किशोर से कहने लगता है, हम लोगों को हमारे प्लान पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तुम लोग बस मुझे फॉलो करते जाना। खैर प्रेजेंट डे पर नालन ईसीआर टोल गेट के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्रवेल भी अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। नालन रुद्रवेल को कॉल करके ये बताने लगता है, रुद्रवेल, तुम्हारे लाइसेंस्ड गन से तुम्हारे बगल वाले होटल में अमिताभ बच्चन के फोटो के नीचे एक बंदा बैठा होगा, उस बंदे को अपनी गन से मार दो। पहले तो रुद्रवेल इस बात के लिए मना कर देता है कि बेफिजूली में किसी मासूम बंदे को क्यों मारेगा, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। रुद्रवेल के आदमी उस होटल में जाकर उस बंदे को मार देते हैं। उसके बाद रुद्रवेल नालन से कहने लगता है, जैसा तुमने बताया हमने वैसा ही किया, नेक्स्ट क्या है। नालन कहने लगता है, थोड़ा आगे आने पर एक पंचर शॉप होगा, वहाँ पर वेट करो। उसके बाद नालन भी उसी पंचर शॉप को जाने लगता है। रास्ते के दरमियान वहाँ पर एक कार आती है। नालन उस कार से उस पैसों वाली बैग को ले लेता है जो थोड़ी देर पहले रुद्रवेल ने डस्टबिन में डाला था। इस तरफ रुद्रवेल के आदमी उस पंचर शॉप पहुंच जाते हैं। नालन दोबारा रुद्रवेल को कॉल करके ये बताने लगता है कि तुम्हारे कार के सामने एक कार खड़ी है, देखा, उस कार में ड्राइवर सीट में जो बंदा बैठा होगा उसे मार दो। रुद्रवेल अपने आदमियों को भेजकर उसे मरवा देता है। उसके बाद रुद्रवेल कहने लगता है, अब तो बता दो कि मेरे बेटे का ऑर्गन कहाँ पर है, जो तुमने बताया वो हमने कर दिया। थोड़ी देर बाद नालन रुद्रवेल के सामने आता है कि पास ही में एक मिल है, मुझे फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद नालन सिर्फ उस मिल के अंदर जाता है, रुद्रवेल को और उसके आदमियों को बाहर ही रख देता है। नालन दोबारा रुद्रवेल को कॉल करके ये पूछने लगता है, अगर मैं तुम्हारे बेटे के ऑर्गन को वापस कर दिया तो तुम मुझे क्या दे सकते हो। रुद्रवेल कहने लगता है, और क्या चाहिए तुमको, 4 करोड़ रुपए तो मैंने तुमको दे दिया, जिसको मारने को कहा उसे मार दिया। नालन कहने लगता है, तुम्हारे पास तो गन है, अगर मैं तुम्हारे बेटे के ऑर्गन को वापस कर दिया तो तुम मुझे गोली मार सकते हो, इसीलिए तुम अपने गन को अपने आदमियों को दे के अंदर भेजो। तो रुद्रवेल उसी तरह से ये काम करता है। रुद्रवेल के आदमी नालन के पास आते हैं। नालन इन लोगों से कहने लगता है, तुम लोग एक दूसरे में मारपीट करना शुरू कर दो, जो कोई भी जीतेगा मैं ये 4 करोड़ रुपए उनको दे दूंगा। सो पैसों की लालच में आकर रुद्रवेल के आदमी एक दूसरे में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इनमें से कोई भी नहीं जीतता। तभी उसी वक्त योगा की डॉक्टर रुद्रवेल को कॉल करके ये बताती है कि आप 20 मिनट में अपने बेटे के ऑर्गन को वापस लाना होगा, वरना बात बहुत सीरियस हो जाएगी। उसके बाद रुद्रवेल और राजेंद्रन ये दोनों उस मिल के अंदर जाते हैं नालन के पास। वहाँ का माहौल देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रवेल अपने कुछ आदमियों को नालन के घर भेजा होता है। वो लोग रुद्रवेल से कहने लगते हैं कि सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, घर को ताला लगा हुआ है,
अभी अभी इस घर को एक पार्सल आया है और एक्चुअली वो पार्सल एक मेडिकल डिब्बा होता है। जब रुद्रवेल के आदमी उस पार्सल को ओपन करते हैं तो उसमें एक छोटी सी शीशी होती है, खांसी की टॉनिक। यही बात रुद्रवेल के आदमी रुद्रवेल को बताते हैं। इसी दरमियान में वो बंदा ये देखता है कि भारतीय और किशोर ये दोनों एक टैक्सी में वहाँ से बाहर जा रहे हैं। रुद्रवेल कहने लगता है कि तुम फौरन उस पार्सल को साइड में फेंक कर उन दोनों को फॉलो करो। उसके बाद राजेंद्रन नालन को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। ये पूछने लगता है कि वो आर्गन कहाँ पर है, लेकिन नालन कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी रुद्रवेल के आदमी रुद्रवेल को कॉल करके ये बताते हैं कि सर अभी अभी नालन की फैमिली एयरपोर्ट में गए हैं। एयरपोर्ट वाले हम लोगों को अंदर आने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड नहीं। यह सुनने के बाद राजेंद्रन को बहुत गुस्सा आता है। जब राजेंद्रन नालन को मारने के लिए दोबारा जाता है, रुद्रवेल राजेंद्रन को रोक लेता है और कहने लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारा खेल नालन के हाथ में ही है। इस तरह से कहते हुए रुद्रवेल नालन के पैरों के पास आता है, उससे गिड़गिड़ाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है। नालन कहने लगता है मुझे पता है कि तुम मुझ पर कितना गुस्सा हो, तुम्हारे पास गन है, इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं मारा। जब तक कोई भी चीज हम पर नहीं बीतती उसका दर्द हमें समझ में नहीं आता ना। फिर भी तुम्हारे पास तो बेटा है, मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे ने वो हरकत की। एक बेटी का बाप होने की हैसियत से मुझे कैसा फील हुआ होगा। खैर रुद्रवेल, मैं तुम्हारे बेटे के आर्गन को वापस दे दूंगा, लेकिन तुम अपने भांजे को मारना होगा। तो रुद्रवेल बिना हिचकिचाए अपनी गन लेकर राजेंद्रन को 2-3 गोलियां मार देता है। उसके बाद नालन रुद्रवेल को बेहोशी की दवा देकर उसके हाथ पैर बांध देता है। थोड़ी देर बाद नालन टिप टॉप से रेडी होकर रुद्रवेल के सामने आता है, मतलब ये भी थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट जाने वाला है। रुद्रवेल नालन को देखकर कहने लगता है तुम्हारी बेटी तो मरी नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नालन कहने लगता है मेरी बेटी क्यों मरे, तुम्हारा बेटा कांड करके ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे और मेरी बेटी मरे। मेरी बेटी मरने वालों में से नहीं है। अब हम सारे लोग अमेरिका जाने वाले हैं, वहाँ पर मेरी बेटी पढ़ाई करने जा रही है। 4 साल के बाद हम वापस इंडिया आएंगे, लेकिन जब तक रुद्रवेल तुम जिंदा नहीं रहोगे। तभी उसी वक्त डीसीपी रुद्रवेल को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो अपने आदमियों के साथ मेरे बेटे को मरवा दिया। और थोड़ी देर बाद वो जज रुद्रवेल को कॉल करती है और उसका भी यही कहना होता है कि क्यों तुमने मेरे बेटे को मरवा दिया। मतलब नालन ने रुद्रवेल को इस्तेमाल करके भरत और अर्जुन को मरवा दिया। उसके बाद नालन रुद्रवेल से कहने लगता है यहाँ पर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। रुद्रवेल पूछने लगता है अब तो बता दो कि मेरे बेटे का ऑर्गन कहाँ पर है। नालन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के ऑर्गन को तुम्हारे आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने उस डिब्बे को सही से देखा नहीं, उसको कचरे में फेंक दिया। अब वो ऑर्गन किसी काम का नहीं है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। उसके बाद नालन एयरपोर्ट जाते जाते ये कहने लगता है कि यहाँ पर मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हुए हैं मैं उन लोगों को भी पनिशमेंट दूंगा। 4 साल के बाद पक्का प्लान से दोबारा आऊंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।